आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही यहाँ पर भारत सरकार की ओर से लेके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की साथ ही यहाँ पर देश के इन 11 राज्यों में बिना परीक्षा के स्टूडेंटों के पास आकर कौन कौन से राज्यों में लिया गया ये फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा नाइट ड्यूटी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा रेल यात्रियों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा दिल्ली के बाद अब इस राज्य में वीकेंड कर्फ्यू का आज से हुआ है ऐलान। आखिर कौन से राज्य में हुआ ये ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर जियो के यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने पूरे राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू का कर दिया है ऐलान। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सब कुछ रहेगा राजस्थान के अंदर बंद। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर का कहर को देखते हुए गहलोत सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा और कड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। इसके तहत पूरे राजस्थान में शुक्रवार यानी आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक राजस्थान में कर्फ्यू रहेगा। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार देर रात अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई। इसमें एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इस बैठक के बाद प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस कर्फ्यू में फल, सब्जी, दूध और एलपीजी सिलेंडर और बैंकिंग सेवाओं की छूट रहेगी। पहले से चल रही नाइट कर्फ्यू की छूट की श्रेणी वाली सेवाओं को इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। इधर प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। मतदान यहाँ पर होने वाला है। मतदान एवं उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को कर्फ्यू से यहाँ पर छूट दी गई है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो LIC के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन संशोधन प्रस्ताव को सरकार ने दे दी है मंजूरी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC के लाखों कर्मचारियों के लिए इस वक्त एक अच्छी खबर आ रही है। सरकार ने उनके वेतन संशोधन मांग को पूरा करते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय बीमा विभाग की ओर से कर्मचारियों के वेतन बिल में 16% की बढ़ोतरी स्वीकृत की गई है। वही वेतन भत्ते के 100% बेअसर होने के बाद 15% लोड यहाँ पर दिया गया था। इसके साथ ही बीमा कर्मियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने बीमा कर्मियों के 5 डे वीक यानी 5 सप्ताह में 5 दिन कार्य करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी यहाँ पर दे दी है, जो कि LIC के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वही सरकार ने बीमा कर्मियों के वेतन वृद्धि में 15 से 16% की बढ़ोतरी और LIC कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय सप्ताह की नीति को यहाँ पर अंतिम रूप दिया है। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों के लिए भी वेतन वृद्धि के अनुरूप वृद्धि को यहाँ पर समझा जाता है, जिसने बैंक यूनियन और भारतीय बैंक संघ के बीच एक द्विपक्षीय समझौता का पालन किया गया है। जबकि बीमा उद्योग में वेतन संशोधन भी यूनियनों के साथ बातचीत के बाद होता है। अंतिम वेतन संरचना सरकार की ओर से एक गजट अधिसूचना के माध्यम से घोषित की जाती है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बड़ी खबर है। इन दोनों सरकारी बैंकों का हो सकता है निजीकरण। मोदी सरकार ने बजट घोषणा के दौरान सरकारी बैंकों का निजीकरण का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण की घोषणा की थी, जिसे लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। सरकार विरोध के बावजूद भी बैंकों का निजीकरण के लिए यहाँ पर तैयारी में सरकार जुट गई है। वही उच्च अधिकारी बैंकों का निजीकरण का रोडमैप तैयार कर रहे हैं। वही बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। वही सरकार ने बैंकों के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। पहली प्रक्रिया में कम से कम 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का फैसला किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार बैंकों के निजीकरण के लिए संभावित बैंकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 14 अप्रैल को वित्त मंत्रालय और उच्च अधिकारियों और नीति आयोग और रिजर्व बैंक के बीच अहम बैठक हुई थी, जिसमें बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर यहाँ पर संबंधित कई अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण की घोषणा बजट के दौरान की थी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग की ओर से 4 बैंकों का नाम यहाँ पर सुझाव दिया गया था। इन 4 बैंकों में 2 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया जाना है, जिन्हें सरकार निजी हाथों में सौंप सकती है। वही नीति आयोग की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिनमें 2 बैंकों को यहाँ पर चिन्हित किया जाना है। माना जा रहा है कि बैंकों के निजीकरण के पहले चरण में सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइजेशन मतलब इन बैंकों को प्राइवेट कर सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में देश में 12 सरकारी बैंक है। सरकार ने बैंकों के बढ़ते NPA को देखते हुए उनका निजीकरण का फैसला यहाँ पर लिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश के इन 11 राज्यों में बिना परीक्षा की अगली कक्षा में प्रमोट होंगे छात्र। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारों ने लिया है बड़ा फैसला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से स्कूल और बोर्ड समेत तमाम परीक्षाओं पर संकट मंडराने लगे हैं। कई राज्यों में तो बिना स्कूली परीक्षा के ही छात्रों को नई कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, जबकि कई राज्यों में परीक्षाओं को कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया गया है।
वही आपको बताते हैं कि यहाँ पर विस्तार से कि कौन कौन से राज्यों में बगैर परीक्षा के छात्रों को पास किया जा रहा है, कौन कौन से राज्यों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो कौन कौन से राज्यों में फिलहाल के लिए परीक्षा यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। तो विस्तार से बताते हैं, बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है। कोरोना के मद्देनजर राज्य के अंदर पहली से लगाकर 8वीं तक के और 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला इस राज्य के अंदर किया गया है। वही इस राज्य के अंदर फिलहाल 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है स्थगित यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसके यहाँ पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों को हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 9वीं और 11वीं के साथ साथ 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी इस बार इस राज्य के अंदर नहीं होगी। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। वही 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। वही इस राज्य में फिलहाल यहाँ पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहाँ पर स्थगित यहाँ पर की गई है। इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने यहाँ पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित किया है। वही यहाँ पर कक्षा 1 से लगाकर 8वीं और 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला यहाँ पर राजस्थान की गवर्नमेंट ने लिया है। इसके अलावा बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा यहाँ के जो शिक्षा विभाग है उसने यहाँ पर पहले से लगाकर 9वीं और 11वीं के छात्रों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। सरकार के यहाँ पर इस राज्य के अंदर नया शैक्षणिक सत्र यहाँ पर शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। वही असम में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से लगाकर 9वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रेरित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा बात करें यूपी की, तो यूपी में फिलहाल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर ली गई है। वही यूपी में 9वीं और 11वीं के छात्रों को लेकर भी कोई फिलहाल फैसला नहीं ले लिया गया, लेकिन 8वीं से लगाकर पहले से लगाकर 8वीं तक के सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कक्षा 1 से लगाकर 9वीं और 11वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, यानी अगली कक्षा में उन्हें भेजा जाएगा। वही राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पंजाब में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने यहाँ पर 5वीं और 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो हरियाणा में नई गाइडलाइन सरकार ने की है जारी। रात के कार्यक्रमों पर लगी है रोक, अब शादी भी होगी दिन में। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है। सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ बड़े यहाँ पर फैसले लिए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने रात में होने वाली शादियों और नवरात्रों के उपलक्ष्य में रात को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शादी समारोह और धार्मिक आयोजन दिन में करने की सलाह दी गई है। वहीं शादी समारोह में इंडोर में यहाँ पर 50 लोग से ज्यादा इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। वहीं आउटडोर में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। सरकार ने ये यहाँ पर फैसला लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो जियो का सबसे तासु ऑफर, नई सिम लेने वालों को 2 साल तक फ्री मिलेगा इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा। जियो ने अब तक का सबसे तासु ऑफर यहाँ पर निकाला है, जिसके तहत अब नई सिम खरीदने वालों को एक बार रिचार्ज कराने के बाद 2 साल तक फ्री कॉलिंग और डेटा मिलेगा। रिलायंस जियो ने 749 रुपया लाना यहाँ पर प्लान लेकर आया है। ये प्लान केवल यहाँ पर जियो फोन वालों के लिए है। इस प्लान में जियो फोन के मौजूदा ग्राहक 749 रुपये का रिचार्ज कर 1 साल यानी 12 महीने तक अनलिमिटेड सर्विस का फायदा ले सकते हैं। इसी तरह 1 महीने की कीमत को जोड़ा जाए तो ये 68 रुपये के आसपास यहाँ पर पड़ेगी। वही जियो के इस प्लान में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए प्रति माह 2 GB डाटा आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जियो के 749 रुपये प्लान की यूजर 1 साल तक अनलिमिटेड फ्री कॉल का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही ग्राहक को हर महीने 50 SMS भी फ्री यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा एक और प्लान यहाँ पर जियो ने लॉन्च किया है, वो है कंपनी ने 1999 रुपये का एक प्लान यहाँ पर पेश किया। इस प्लान के तहत यूजर्स को 24 महीने तक अनलिमिटेड सर्विस ऑफर की जाएगी। मतलब 2 साल तक आप फ्री जियो के इंटरनेट और कॉलिंग का सुविधा का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लान में यूजर्स को 2 साल तक अनलिमिटेड कॉलिंग और हर महीने 2 GB डाटा मिलेगा। यानी सिर्फ 2000 रुपये में आप 2 साल तक मोबाइल रिचार्ज की जो समस्या होती है उससे आप निजात पा सकते हैं। 2 साल तक आपको कोई रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जुलाई से नाइट ड्यूटी पर मिलेगा अलग से भत्ता। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भारत में और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वही सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के कारण लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
अब इन कर्मचारियों को अपना टीए दोबारा मिलने का इंतजार है। यहाँ पर हम उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं, यानी नाइट ड्यूटी करते हैं। जुलाई से जब टीए और टीआर मिलना शुरू होगा तो नाइट ड्यूटी अलाउंस का भी यहाँ पर शुरुआत होने की उम्मीद यहाँ पर ये कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर बीते वित्त वर्ष की पहली 6 मई में भी यहाँ पर सरकार ने फैसला किया था। इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। सरकार ने ये नियम कोरोना काल में जारी किए थे। हालांकि अभी सभी तरह के भत्तों पर सरकार ने फिलहाल तो यहाँ पर रोक लगा दी है, लेकिन जुलाई में जब से भत्ता दोबारा मिलना शुरू होगा तो नाइट ड्यूटी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा, ना कि ग्रेड पे के आधार पर। वहीं नाइट ड्यूटी अलाउंस अब तक कर्मचारियों को विशेष ग्रेड पे के आधार पर मिलता था। नई व्यवस्था के मुताबिक नाइट अलाउंस देने से कर्मचारियों को फायदा होगा और सैलरी भी उनकी बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 24 घंटों में भारत में मिले कोरोना के 2,16,000 के आसपास कोरोना के केस। दुनिया के टॉप 20 संक्रमित शहरों में भारत के 15 शहर हुए हैं शामिल। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण लगातार कहर बरपा रहा है। भारत में भी कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर कोरोना के 2,16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस पाए गए हैं। वही पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक के भारत में एक दिन में मिले संक्रमितों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वही कल भारत में पिछले 24 घंटों में 1,17,000 से अधिक लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि 1182 लोगों की मौत भारत में हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। वही देश में सबसे ज्यादा केस कल यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर आए हैं। महाराष्ट्र में 61,000 से ज्यादा नए कोरोना केसों की पहचान हुई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यूपी रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटों में 22,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए। इसके अलावा दिल्ली में 16,000, छत्तीसगढ़ में 15,000 और कर्नाटक राज्य में 14,000 केस आए। इसके अलावा यहाँ पर एमपी में भी 10,000 से ज्यादा कोरोना के केस यहाँ पर आए हैं, यानी कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही भारत में जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 15 लाख पार हो गई है। अब तक यहाँ पर 15,63,000 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर भारत में जब टोटल संक्रमितों का आंकड़ा है भारत के अंदर वो 1,42,00,000 के आसपास पहुंच चुका है। वही अब तक भारत में 1,25,00,000 के आसपास लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वही कोरोना से अब तक भारत में 1,74,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही दुनिया के टॉप 20 संक्रमित शहरों की सूची में भारत के 15 शहर शामिल हो चुके हैं। देश में कोरोना का कहर का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि दुनिया के जो 20 टॉप शहर है कोरोना संक्रमित, उनकी सूची में भारत के यहाँ पर 15 शहर टोटल यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। वही पुणे इस सूची में टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पर मुंबई का नंबर है। वही देश के करीब 120 जिले, मतलब देश के कुल 120 जिलों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी जरूरी सुविधाओं की भारी किल्लत हो रही है। वही भारत में मृत्यु दर की बात करें तो भारत में मृत्यु दर 1.24% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 89% है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में यहाँ पर भारत में जो एक्टिव केस है वो बढ़कर 15 लाख पार हो चुके हैं। वही राज्य भर की बात करें तो कोरोना के मामलों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 60,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। वही 350 लोगों की मौत यहाँ पर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण हुई है। वही अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में जो एक्टिव केस है वो 6,20,000 के आसपास है। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 16,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 112 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। अब तक यहाँ पर दिल्ली में जो एक्टिव केस यहाँ पर दिल्ली में 54,000 के आसपास यहाँ पर चल रहे हैं। वही अभी तक दिल्ली में कोरोना से यहाँ पर 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही यूपी की बात करें तो यूपी में 22,000 नए केस आए हैं। वही 4,222 लोग रिकवर हुए। 104 लोगों की मौत दिल्ली में यहाँ पर यूपी में पिछले 24 घंटों में हुई है। यूपी में भी फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 1,29,000 के आसपास चल रहे हैं।